आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर, जो हमारे फर्स्ट बुक के आज हमारे लेक्चर्स के लिए ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा और आपके बुक के अनुसार आपके सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करूँगा आज सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके बिहार बोर्ड या अदर कंपटीशन मेंस नीट इसी बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे डिग्री क्वेश्चन से पूछा जाता है और जो आपके लिए बेनिफिट भी होगा। और जहाँ तक मैं इस लेक्चर्स में आपको मैं समझाऊंगा, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमारे ज़रूर करिएगा। आप जहाँ तक मुझसे होगा आपके लिए मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। आज मैं एक चालू करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन चैप्टर और उसके हेडिंग के भी बारे में मैं समझूंगा कि क्या होता है। देखते हैं सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशंस का मतलब होता है रिजल्ट। और बहुत हम लोग अलग अलग कई चीज़ों में नाम सुने हुए हैं। आप अदरवाइज आप मैथ भी बनाते हैं या अदरवाइज आप किसी न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं या किसी अलग केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। तो हर एक जगह मुझे ये नाम सुनने को आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? सॉल्यूशन मीन्स रिजल्ट। रिजल्ट हमारा क्या होता है, रिजल्ट कहाँ से आता है, वो चीज़ को मैं समझूंगा। और ये हम सॉल्यूशंस का डिस्कस केमिस्ट्री के अनुसार करूंगा। ये सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन का मीन्स क्या है? दो या दो से अधिक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बोला जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर का एक नाम आता है, जैसे मैं अभी पहले सॉल्यूशन पहले लिख देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोला जाता है। अब बात है कि मैं यहाँ तक मैं लिखकर छोड़ दूँ, यहाँ तक कि मैं लिखकर इसको लाने दिया कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, इसका मीन्स क्या है। मेन चीज है कि आप इस चीज को समझना है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो और दो से अधिक का मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होना चाहिए? होमोजीनियस। आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में 8th क्लास में, कि मिक्सचर जो होता है किसी कंपाउंड के लिए हम लोग दो टाइप से पढ़ा जाता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि अगर किसी दो सब्सटेंस के बीच अगर आपकी मिक्सिंग होती है, दो या दो से अधिक, उसमें हर एक जगह हमारी यूनिफॉर्म होता है। हर एक जगह यूनिफॉर्म पाने का मतलब क्या है कि मैं जहाँ से भी मैं वहाँ से निकालूंगा, तहाँ से हमारी हर एक जगह एक ही जैसी उसकी। सपोज कीजिए कि आपको वाटर को आप शुगर में डालते हैं, तो उसका जो मिक्सिंग है और उसका जो टेस्टिंग है, जो आप टेस्ट कीजिएगा तो हर एक जगह हमारा क्या है, एक इक्वल अमाउंट में मिलेगा हमको। और बात यहाँ पे आती है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो यही फैक्ट चीज है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आप मिक्सचर कर दीजिएगा। और कैसा मिक्सचर होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर। उस चीज को हम लोग क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आगे आता है कि सॉल्यूशन से केवल इतना ही डिफाइन कर देने से आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि सॉल्यूशन मेन चीज है क्या। इसमें मैं एक चीज इसमें फैक्ट चीज में बताया कि होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? If two or more substances are mixing uniformly and properties are the throughout। कहने का मतलब क्या है? सबसे फर्स्ट सॉल्यूशंस को मैं डिफाइन किया कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। इसको मैं क्या कहूँगा, सॉल्यूशन कहूँगा। स्टार्टिंग बहुत सारे चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ से कर दी जाती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सिंग जो होता है उसको सॉल्यूशन कहा किया जाता है। ये मुझे फैक्ट नहीं मालूम है कि सॉल्यूशन के मतलब क्या है।
चीज मैं यहाँ क्लियर कर दिया आपके लिए कि होमोजेनियस मिक्सचर होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस होगा तो आपकी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, और हेट्रोजीनियस भी अगर कहते हैं तो इसके मतलब वो हमारे लिए यूनिफॉर्मली नहीं होगा, और यूनिफॉर्मली जब तक से नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज हमारी सॉल्यूशंस के अंदर नहीं की जाएगी। और जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे इस चैप्टर्स के अंदर टोटल हम होमोजेनियस मिक्सचर्स के ही बेसिस पे पढ़ा जाएगा। चाहे आप अगर इसके अंदर पॉइंट आप लोग पढ़ें, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितने हैं हमारे अदरवाइज टॉपिक सारे को मैं डिस्कस किसके अनुसार होगा, तो होमोजेनियस मिक्सचर के अनुसार होगा। मेन इसमें फैक्ट चीज आपको एक पॉइंट निकल गया है कि होमोजेनियस मिक्सचर के जानना जरूरी है। तो आप इसको पहले नोट कीजिए सॉल्यूशन को, उसके बाद में होमोजेनियस के बारे में बता रहा हूं। अब देखा जाए होमोजेनियस का डिफाइन कर दिया है, इस पे सॉल्यूशन तो मैं देख लिया। अब बात है कि दो और दो से ज्यादा सबस्टेंस वो कैसे सबस्टेंस हो सकते हैं। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन जो मैं पढ़ूंगा वो दो का मिक्सिंग से पढ़ता, तो उसको मैं अभी थोड़े से के लिए 1-2 मिनट के लिए आपके लिए मैं इसको रोकूंगा। अभी मैं आपके लिए होमोजेनियस मिक्सचर्स का डिफाइन पहले कर देता हूं क्या होगा। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस का होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा। होमोजेनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या है, ये इसके कहने का मतलब हमारा क्या है कि होमोजेनियस जो मिक्सचर है वो किसका मैं पढ़ रहा हूं, सॉल्यूशंस का। होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन homogeneous solution are those solution which are uniform composition, and properties throughout। कहने का मतलब क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन कहा जाए जिसमें हमारी कंपोजिशन कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, और उसकी प्रॉपर्टीज जो मैं बाहर निकालता हूं हर एक जगह हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म टाइप्स में मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप मिक्सचर की जगह सॉल्यूशन भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको और भी देकर लिख सकते हैं। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन व्हिच आर यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर थ्रूआउट। जहां से उसके प्रॉपर्टीज को मैं बाहर निकालता हूं हर एक जगह हमारी कंपोजिशन कैसी मिलती है, यूनिफॉर्म मिलती है। तो आपको क्लियर होगा होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप में पढ़ा जाता है। सॉल्यूशन हम दो टाइप से डील करते हैं, वो कौन कौन है। सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूट, सेकेंड सॉल्वेंट। तो देखा जाए किसको कहा जाता है, तो सॉल्यूशन जो तैयार होता है, तैयार जो हम लोग करते हैं वो हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के यूज से करते हैं। तुम्हें सॉल्यूशन समझ लिया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिश्रण से सॉल्यूशन बनता है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टार्टिंग इस चैप्टर को किए रहते हैं तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मीन्स नहीं मालूम रहता है, क्योंकि आपके लिए एक न्यू चैप्टर ये स्टार्ट होकर आता है, और आपके लिए जब न्यू स्टार्ट चैप्टर ये करके होगा तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जानकारी में भी अगर आपके पास है तो काफी अच्छा है, और नहीं जानकारी है तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए क्या होता है। देखिए अगर सपोज कीजिए कि आपके पास 1 kg शुगर है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल है, और आपके पास 2 लीटर वाटर है। क्लियर है कि 1 kg शुगर है, 2 लीटर वाटर है। आप शुगर को केजी में क्या आप ग्राम में भी ले सकते हैं, बट
वाटर लीटर में है तो आप मिलीलीटर में भी ले सकते हैं। बशर्ते मैं एक एग्जांपल आपको लेकर दिखा रहा हूं कि 1 केजी शुगर और 2 लीटर वाटर को जब आप कंबाइन कीजिएगा तो मेरा क्या बनेगा? वाटर प्लस शुगर मिलकर तैयार हो जाएगा कि नहीं होगा? तो मेरा यहाँ इससे मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे क्लासिफाई करूंगा? इसको फैक्ट से समझिए। जिसमें अमाउंट का कमी हो उसको सॉल्यूट कहा जाता है, जिसमें अमाउंट ज्यादा है उसको मैं सॉल्वेंट बोलता हूँ। सपोज कीजिए कि आप शुगर 1 केजी लिए हैं और उसको 2 लीटर वाटर में आप मिक्स कर रहे हैं, तो आपके लिए सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा, सॉल्यूट जो होगा वो आपके लिए शुगर होगा। कैसे कहेंगे कि जो लेस अमाउंट में किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहता है तो उसको मैं सॉल्यूट बोलता हूँ। जिस कंपाउंड के अंदर हाई अमाउंट में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो मैं उसको सॉल्वेंट बोलता हूँ। यहाँ तक आप क्लियर है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोला जाता है? मैं आपको डिफाइन करके दिखा दिया। अदर आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अदर भी आप ले सकते हैं। ग्लूकोज को लीजिए, वाटर में डालिए, ग्लूकोज आप थोड़ा सा लीजिएगा वो आपके लिए सॉल्यूट होगा। अगर आप उसको 1 लीटर पानी में डालते हैं तो वो आपके लिए सॉल्वेंट होगा। वैसे कंपाउंड जो हमारे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी सब्सटेंस के अंदर उसको मैं सॉल्वेंट बोलता हूँ। वैसे कंपाउंड जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी सब्सटेंस के अंदर जो कि हमारे डिसॉल्व की जाती है अदर सब्सटेंसों के साथ, उसको मैं सॉल्यूट बोलता हूँ। आप यहाँ तक क्लियर है? द कंपाउंड इन विच लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होता है उसको मैं क्या बोलूँगा? लेस अमाउंट में बोला हूँ। लेस अमाउंट का मीन्स क्या है? लेस अमाउंट का मीन्स क्या है? सॉल्यूट, जो कि उसकी मात्रा क्या है? कम है। तो सॉल्यूट की मात्रा क्या है? कम है। और सॉल्वेंट की मात्रा क्या है? हमारा ज्यादा है। तो पहले इस चीज को आप समझ गए होंगे। आप इसको नोट कीजिए। अगर आपको यहाँ तक में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर यहाँ कमेंट में डालिए और तुरंत आप इसको पूछ सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो इसको नोट करिए जल्दी से। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ तक में भी कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो आप आस्क कर सकते हैं, कमेंट में डालिए। जरूर यहाँ तक से होगा, मैं वहां तक से आपके लिए हेल्प करूंगा। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन में अभी क्या बोला कि सॉल्यूशन 2 टाइप से मिलकर बनते हैं। किससे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो देखा जाए सॉल्यूट क्या होता है? वैसे कंपाउंड जो कि हमारे लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो किसी सब्सटेंस के अंदर, उसको मैं क्या बोलूंगा? सॉल्यूट बोलूंगा। द कंपाउंड अच्छा कंपाउंड किसका होगा भाई? सब्सटेंस का ही तो कोई कंपाउंड है ना। द कंपाउंड ऑफ ए सब्सटेंस which are present in less amount with the other substance। बात समझ रहे हैं क्या है? सॉल्यूट का मीन्स कहना क्या है कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होना। आपको मैं 2 एग्जांपल क्या, हम आपको 3 एग्जांपल में भी दे सकता हूं कि जो हमारा कंपाउंड है, किसका कंपाउंड? द कंपाउंड। अच्छा एक चीज समझिए कि जो आप कंपाउंड बना रहे हैं किसका बना रहे हैं? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशंस का कंपाउंड में जो हमारे लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए उसी को मैं क्या कहूंगा? सॉल्यूट। द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो वैसे कंपाउंड जो हमारे सॉल्यूशन में क्या हो? लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो एंड when dissolved with other
ये सॉल्यूट, द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड व्हेन डिसॉल्व विद द अदर सब्सटेंस। अब आप इसको अदर टाइप से कैसे लिख सकते हैं, आप इसको अदर टाइप से डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूट, द कंपाउंड ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड कैन डिसॉल्व विथ अदर सब्सटेंस दैट इज नोन एज सॉल्यूट। चलिए मैं उसको भी मैं डिफाइन करके लिख देता हूं, मैं दूसरी टाइप से लिखता हूं। Those compound of a solution which are present in least amount, which are present in less amount and can dissolve with other substance that is known as आपके लिए मैं दो डिफाइन कर दिया। ये सॉल्यूट है, आप इसका मीनिंग समझते हैं, लेस अमाउंट में किसी सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? सॉल्यूट बोलूंगा। चलते हैं सॉल्वेंट को देखते हैं। सॉल्वेंट देखते हैं क्या? Those compound of a solution, those compound of solution, किसका कंपाउंड होना चाहिए? सॉल्यूशन का, जिसमें प्रेजेंट हो, which are present in large amount, जो किसमें प्रेजेंट हो? हमारा लार्ज अमाउंट में। वैसे कंपाउंड सॉल्यूशंस का जो हमारा प्रेजेंट हो लार्ज अमाउंट में, किसमें प्रेजेंट हो? लार्ज अमाउंट में, and can dissolve और ये डिसॉल्व कर सकते हैं। किसके साथ डिसॉल्व होगा? and can dissolve। और अच्छा एक चीज आप समझिए, सॉल्वेंट के अंदर कोई न सब्सटेंस को डिसॉल्व की जाती है, सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट को डिसॉल्व की जाती है दूसरे सब्सटेंस में, लेकिन सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट के खुद अपने आप को अंदर डिसॉल्व कराया जाता है। बात समझ रहे हैं कि सॉल्वेंट को खुद अपने आप के अंदर डिसॉल्व हमारा कराया जाता है। अब चलिए देखिए, दोज कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। एग्जांपल में दे दिया कि 1 kg शुगर और प्लस 2 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा? 2 लीटर हमारे लिए वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और 1 kg शुगर हमारे लिए क्या होगा? सॉल्यूट होगा। आप यहाँ तक तो समझ गए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है। ये था हमारा सॉल्यूशंस का स्टार्टिंग अभी, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सिंग करने से सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन होती है। कोई भी चीज को आप लेकर देखिए ना, एनी एग्जांपल आपका इसके एग्जांपल हजार आपके पास एग्जांपल इसके हैं सॉल्यूशन का बनाने का। आप जिस एक को ले लीजिए कम अमाउंट में, एक को ले लीजिए ज्यादा अमाउंट में। जिसको आप ज्यादा अमाउंट में लीजिएगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा आपके लिए? सॉल्वेंट। और जिसको कम अमाउंट में लीजिए तो वो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए हो जाएगा सॉल्यूट। तो ये आपका हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। ये आप इसको पहले नोट कीजिए। चलिए अब आगे देखा जाए। सॉल्यूशंस के कुछ टाइप है, सॉल्यूशन का कुछ टाइप देखते हैं क्या क्या है, जो कि
हमारे बेसिक के अनुसार जो सॉल्यूशन का जो टाइप है वो बहुत सारे टाइप है, लेकिन जो मैं पढ़ूंगा अभी स्टार्टिंग में, अभी मैं एक पढ़ूंगा जो कि बाकी जो मैं अदर में इसको डिस्कस में करूंगा जब मैं आपको ये सारे फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी पढ़ा देने के बाद, रिलेशन पढ़ा देने के बाद, जैसे ही मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा तो उस केस में आपको मैं सॉल्यूशंस के प्रत्येक टाइप में बताऊंगा, उसमें सॉलिड लिक्विड फेज से मिलाया कैसे जाता है, वो बाकी चीजों का मैं डिस्कशन आगे करूंगा। तो आज अब देखते हैं आगे, इसमें एक टॉपिक और है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? इसका आप नाम सुने होंगे, लेकिन आप जहां तक आप मैथ में भी पढ़े होंगे बाइनरी का नाम, लेकिन अभी सॉल्यूशंस के अंदर बाइनरी आप नहीं जानते। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब कि वन कंपोनेंट सॉल्यूट का और अदर कंपोनेंट सॉल्वेंट का मिक्स होने से जो कंपोनेंट की तैयार होता है उसी को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। समझे? एक कंपोनेंट सॉल्यूट का, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट जब मिक्स होके जो चीज की सॉल्यूशन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या है? दो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूट का कंपोनेंट और दूसरा सॉल्वेंट का कंपोनेंट अगर हमारा मिक्स हो जाता है तो वो क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसको लिखा जाए द सॉल्यूशन which are made up of one component जो मेड अप होता है सॉल्यूशंस का। और अच्छा एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा समझिए, इससे पहले लिखने से पहले, कि जो हम मेड अप करते हैं एक सॉल्यूट का और दूसरा सॉल्वेंट का, तो आप एक कंपोनेंट सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट लेते हैं तो बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं उसमें? मेरा तो ये चीज तो देखना है ना, तो मैं उसको बना बाइनरी सॉल्यूशंस का बनाने का तरीका क्या है? तो सॉल्यूशन जो होता है विच आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, यहाँ पे डाल दिया जाएगा विच आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ, जो सॉल्यूशन जो बनता है वो कितने कंपोनेंट का बनता है? दो कंपोनेंट का, सच एज one component of solute and second component of solvent। ये में क्या लिखा? जो सॉल्यूशन मेड अप होता है मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट सच एज वन कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूट एंड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये दोनों चीज के हमारे मिक्स होने से जो हमारी सॉल्यूशन तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। समझ गए? इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है? द सॉल्यूशन विच आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट सच एज one component of solute and second component of solvent is known as binary solution। ये मैं एक पॉइंट था, ये सॉल्यूशन में मैं डिस्कस कर दिया। अब मैं आप इस चैप्टर के लिए न्यू टॉपिक और काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस का क्या क्या कंसंट्रेशन है तो देखा जाए। जैसे एग्जांपल में थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे देता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि आप मास बाय मास पढ़ते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ते हैं, वेट बाय वॉल्यूम पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ते हैं, तो ये सारे चीज क्या है। इसके बाद आप मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ता हूँ, मोलारिटी पढ़ता हूँ, नॉर्मलिटी पढ़ता हूँ, स्ट्रेंथ पढ़ा जाएगा, मोलालिटी, ये बाकी जितनी चीज हैं ये सारे हमारे कंसंट्रेशन ऑफ टर्म के ही अंदर आते हैं। और कंसंट्रेशन ऑफ टर्म जो होता है सॉल्यूशन का, ये हमारे दो टाइप पे डिपेंड कर, मतलब ये मेन चीज जो है ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट भी रहता है और टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट भी रहता है।
अब मैं इस चीज को भी देखूंगा कि कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर हमारी इंडिपेंडेंट है। तो ये दोनों चीजों का मैं डिस्कशन किसके अंदर ले जाऊंगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप हेडिंग डालिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, आप इसको हेडिंग डालिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंदर कुछ नहीं है, आप इसको ध्यान पूर्वक अगर एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए तो उसके बाद बहुत ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए काफी टाइम्स यूज में आएगा। अदर आप चैप्टर जो भी पढ़िएगा इसके बाद, सॉल्यूशन के बाद अदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जितने अदर सरफेस केमिस्ट्री, इससे कुछ रिलेटेड जरूर आपका आगे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चैप्टर का स्कोप भी आपके एग्जाम से काफी ज्यादा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इससे आपका क्वेश्चन काफी उठने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इससे क्वेश्चन उठने का भी चांसेस कहां से रहता है, मैं उस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज कीजिए मोलारिटी, इसके बीच में रिलेशन क्या आता है, वो चीज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। तो देखा जाए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है एक दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। आप समझते होंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेरे बोलने से कि ये है क्या, कि जितने अमाउंट में हम लोग सॉल्यूट को एक दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसको कंसंट्रेशन ऑफ क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। तो आप हेडिंग डालिए होंगे, इसको मैं नोट किया जाए क्या होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मैं डिसॉल्व करता हूं उसी को मैं क्या बोलता हूं, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहूंगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कितना ये फेवरेट चैप्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देता हूं उसी को मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है। और ये देखिए कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट टेम्परेचर से रिलेट की जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को रिलेटेड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ भी रिलेटेड इसको किया जाता है। और वो टेम्परेचर के साथ रिलेट करके क्या किया जाता है, देखिए दो टाइप्स में होते हैं, एक हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट और सेकंड जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिपेंड और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये दोनों चीज है क्या, इसका नाम चर्चा कहां से आया सब इसमें, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा ये मैं ऊपर में भी लिखा कि सॉल्वेंट के अमाउंट में इसको मैं डिसॉल्व करता हूं उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। तो कैसे आप समझिए कि इसको डिसॉल्व किया जाता है, तो देखिए एक चीज आप समझ जाइए कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा तो वो हमारी जो डिनोमिनेटर के केस में हमेशा वहां पे सॉल्यूट का ही अमाउंट होगा।
होगा, सॉरी सॉल्यूशंस का ही हमारा अमाउंट होगा और न्यूमरेटर में आपका सॉल्यूट का ही अमाउंट होगा। वो मैं अभी क्या बोला मैं उसको लिखूंगा, वो आपको समझ में अच्छा से आएगा। चलते हैं अब देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंड ऑन कैसे। सपोज कीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर, मैं अभी तुम्हें बताया कि टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं आगे भी बताते चलूंगा कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उसको साथ ही में नोट करते चलूंगा यहाँ। तो देखा जाए देयर आर वेरियस types of concentration of solution. There are the various type of concentration of solution, या आप various term भी लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये चीज क्या है सर, ये हमारा एक टर्म है किस चीज का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। और ये मास बाय वॉल्यूम इसको मैं m बाय v वॉल्यूम से लिखा जाता है। ये तो लिखने को तो मैं लिख दिया, ये है क्या, तो कितने वेट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितने हमारे वेट ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, उसी को मास बाय वॉल्यूम परसेंट बोला जाता है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये चीज क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितनी सॉल्यूट के वेट को आप उसमें डिसॉल्व करा रहे हैं, वही आपके लिए मास अपॉन वॉल्यूम होगा। इसको आप डिफाइन के तौर पे लिख लीजिए, इसको डिफाइन के तौर पे आप लिख लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved weight per unit volume of solution, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द परसेंटेज या इन परसेंटेज द वेट ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज में जो वेट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं वही अच्छा है, उसी को लिख लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन परसेंटेज the weight of solute are dissolved with per unit volume of solution, that is known as m by v%। आप इसको फॉर्मूला भी तौर पे आप इसको नोट कीजिए, मैं अगर भी आपको कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बता रहा हूं। देखा जाए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अभी मैं एक और क्वेश्चन रिलेट कर रहा हूं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट जो है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब कि वेट ऑफ सॉलिड बनना में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सर मैं जो सॉल्यूट का जो मैं वेट लूंगा वो किस के फॉर्म में लूंगा। हाँ सर, जो आप सॉल्यूट का जो वेट आप लीजिएगा वो आप अगर नीचे लीटर है तो ऊपर आप केजी में लीजिए, अगर आपका नीचे मिलीलीटर में है तो ऊपर आप ग्राम में लीजिए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आप एक माइंड में इस चीज को
नोट कर लीजिए कि जहां हमारी वॉल्यूम से सॉल्यूशंस के वॉल्यूम से रिलेटेड अगर मैं जहां भी मैं बात कर दूं तो उस जगह पे आपके लिए टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। कहिएगा कैसे? सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, वो मान लेते हैं कि किसी एक वॉल्यूम में दिया गया है, ठीक है? तो जहां वॉल्यूम रहता है तहां टेम्परेचर की यूज नहीं पड़ता है, एब्सोल्युटली टेम्परेचर की यूज पड़ता है सर। और कैसे पड़ता है वो चीज को देखिए। अगर सपोज कीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, जैसे चीनी में और पानी में लिया, तो वो जो मिक्सिंग है उसको जब आप हीट कीजिएगा, जब उसको आप पूरे हीट करने लगिएगा, टेम्परेचर देने लगिएगा, तो कुछ होगा कि नहीं होगा? उसमें चेंजेस जरूर होगा। या उसमें हमारा जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में निकलने लगेगा और जो शुगर है वो कुछ होगा वो हमारे नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, किस पे डिपेंड किया? वॉल्यूम है तभी ना टेम्परेचर लग रहा है। जहां वॉल्यूम नहीं होगा वहां टेम्परेचर होगा नहीं होगा। तो इतना एक माइंड में आप नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी मैं कंसंट्रेशन टर्म देखता हूं, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म देखूंगा, अगर जहां चाहे ऊपर चाहे नीचे जहां आपका वॉल्यूम आ गया वो आपके लिए क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? देखिए मास बाय वॉल्यूम को आप अदर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? आप इसको अदर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? वेट बाय वॉल्यूम। इसको मैं 3 टाइप से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। W बाय V, क्यों? मास को ही तो मैं वेट बोलता हूं ना, तो मैं यहां लिख देता हूं मास बाय वॉल्यूम परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या है ये? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब कहिए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट W बाय V परसेंट कैसे है? तो मैं उसको बता दिया कि आपका यहाँ वॉल्यूम से बात की जा रही है, जहां वॉल्यूम होगा वहां टेम्परेचर होगा। किसी कंटेनर में किसी सब्सटेंस को कुछ आप डाले हुए हैं तो आप उसको हीट दीजिएगा तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा जरूर ही। आप वाटर को ले लीजिए किसी कंटेनर के अंदर, आप उसको हीट दीजिए, देखिए वो उबलना चालू हो जाता है। तो आप वो उबलना कैसे चालू होगा? आप जब उसको टेम्परेचर दिए हैं, टेम्परेचर किस पे दिए हैं? किसी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के ऊपर दिए हुए हैं, तभी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। तो जहां वॉल्यूम है वहां क्या है? टेम्परेचर। तो ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। वैसे ही मैं अदर पॉइंट को मैं आपके लिए बता रहा हूं, उसको देखते रहिए। जहां भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आप तुरंत जस्ट उसी टाइम आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करके डालिए और तुरंत आपकी जहां तक से होगा वहां तक से आपका हेल्प की जाएगी। सेकंड देखिए, सेकंड अगर मान लीजिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट लिया जाए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है? कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशंस के वॉल्यूम है उसके अंदर कितने सॉल्यूट के वॉल्यूम को डाला जा रहा है 100% के साथ। तो उसी को मैं क्या कहता हूं? वो हमारा टर्म क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज द टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको लिखिए, डिफाइन करता है मैं कैसे लिखेगा इसको? इन परसेंटेज the volume of solute dissolved per unit volume of solution in liter. In percentage, the volume of solute are dissolved in per unit. Dissolved in per unit. तो ये क्या है? सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशंस के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए 100% से और उस वही हमारे लिए क्या निकलेगा? V by V% ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इन परसेंटेज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज V by V%। आप यहाँ डिसॉल्व भी आप नहीं लिखिएगा तभी भी आपके लिए चल जाएगा। इन परसेंटेज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
are per unit volume of solution in liter, that is called V by V%। ठीक है, आप ये फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कि V by V% जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो V by V% इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये सर देखिए नीचे भी वॉल्यूम आया, ऊपर भी वॉल्यूम आया। मेरा फर्स्ट में पॉइंट में का नाम है कि आप उसको नोट कर लीजिए कि जहां वॉल्यूम वहां टेम्परेचर। कैसे सर? जहां वॉल्यूम होता है कहीं तो टेम्परेचर होता है। आप किसी कंटेनर को लीजिए, उसको हीट कीजिए, तो भाई वो कंटेनर है तो उस कंटेनर की कोई वॉल्यूम होगी ना। या उसके कंटेनर के अंदर आप पानी डालिए, चाहे अदर सब्सटेंस कुछ डालिए, तो डालिएगा तो कुछ ना कुछ तो उस पर रिएक्शन होगा ही होगा। या चाहे आपका वो पूरे गैस के फॉर्म में ही बाहर क्यों ना निकल जाए, या आप उसमें कोई भी वर्क चीज को डाले हुए हैं तो वो थिंग्स जो डाले हैं उसका चीज का क्या हमारा वर्क हो रहा है, क्या बन रहा है, वो तो चीज उस पर जो टेम्परेचर पे तो हमारे डिपेंड करती है। तो वो कंटेनर के तो वॉल्यूम है कि नहीं है कुछ, तो उसी के तो ऊपर आप हीट दे रहे हैं। अब बताइए कि जहां वेट ही केवल रहे तो वहां आप टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं? किसी वेट पे आप टेम्परेचर दीजिएगा, ये नहीं फैक्ट चीज है। जहां वेट होता है वहां टेम्परेचर बहुत रेयर केस में होता है, नहीं भी होता है, देखा जाए तो। V by V% हमारा क्या है? V by V% इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसको नोट कर लिए, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। ये नोट कर लिए, चलते अगला देखते हैं। थर्ड, वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंट कहने का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितने में? 100%। तो कहने का मतलब क्या है कि कितना वेट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या किया जा रहा है? डिसॉल्व की जा रही है। उसको मैं क्या बोलूंगा? W by W% इज द टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप W by W% अच्छा ये बताइए कि इसमें हमारी केवल वेट से बात की जा रही है, तो इसमें सॉल्यूशंस का जो वेट होगा वो किसके फॉर्म में होगा? केजी या ग्राम। अगर आप नीचे केजी लीजिएगा तो ऊपर में भी आपको सॉल्यूट का भी वेट केजी में ही लेना होगा। अगर सपोज कीजिए आप सॉल्यूशंस का वेट ग्राम में लेते हैं तो सॉल्यूट का भी वेट जो होगा वो आपको किस में लेना होगा? ग्राम में ही लेना होगा। तो आपके लिए दोनों की यूनिट अप एंड डाउन दोनों केस में सेम होनी चाहिए। और एक चीज आप याद रखिए, पूरे इसमें कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशंस का पढ़ेंगे एक को छोड़, और वो एक कौन है? मोलालिटी, जो कि मैं आगे बताऊंगा। केवल इस पॉइंट को छोड़ बाकी में हमारा न्यूमरेटर में सॉल्यूट होगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होगा। बात ये फिक्स है कि सॉल्यूट आपका कभी भी न्यूमरेटर के केस में होगा, सॉल्यूशन आपका हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। बट एक एक्सेप्शनल केस है कि मोलालिटी के केस में नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आ जाता है। बस इतना ही केवल फर्क है, नहीं तो बाकी जितने हम लोग कंसंट्रेशन जो टर्म पढ़ेंगे सॉल्यूशन का, वो बाकी सारे में हम डिनोमिनेटर के केस में क्या देखूंगा? सॉल्यूशन ही देखूंगा। तो ये मेरा क्या है? W by W%। तो इसको आप डिफाइन कैसे करिएगा? इन परसेंटेज the weight of solute are dissolved per unit
weight of solution is known as W by W%। अब बताइए कि क्या मेरा W by W% टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मैं शुरू इससे जस्ट अभी मैं पीछे वाले पॉइंट में बताया कि जहां आपका वॉल्यूम आएगा वहां टेम्परेचर होगा। मैं ये भी टेस्ट में बता दिया कि क्यों वॉल्यूम जहां होगा वहां टेम्परेचर होगा। क्यों? सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर है, किसी कंटेनर में कोई थिंग्स को आप डाले हुए हैं, तो उस कंटेनर को जैसे ही आप कुछ टेम्परेचर दीजिएगा तो कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा। आप बताइए खुद ही कि सॉल्यूशन का वेट है, अगर कोई भी मास है उस पर आप टेम्परेचर देकर क्या कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी किसके अंदर आती है? वेट के अंदर। तो मेरा बॉडी पर टेम्परेचर देने से क्या होगा? हमारे बॉडी पर टेम्परेचर देने से क्या हो सकता है? कुछ डिपेंड। क्या मेरा बॉडी जो है, मास जो है, वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि W by W% is not depend on temperature, it's always independent on temperature। W by W% is also temperature independent। ये चीज आप समझ गए होंगे कि क्या होता है हमारा W by W% is also temperature independent। ये मेरा कौन सा पॉइंट था? थर्ड पॉइंट था। इसको आप नोट कीजिए। एक आगे मैं फिर और एक मैं बताऊंगा जो आपके लिए इस लेक्चर के लिए वो लास्ट पॉइंट होगा, जो कि आपके यहाँ तक से आपकी कंसंट्रेशन ऑफ टर्म के कुछ बेसिक कंप्लीट होगा। बाकी और सब जो है वो मैं अदर आपके लेक्चर्स में डील करूंगा। यहाँ तक आप वाले नोट कीजिए। एक पॉइंट इसमें और है, मैं उसको भी आपके लिए समझा देता हूँ। वीडियो पॉज को इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद अदर पॉइंट को हम लोग देखा जाए। पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं ppm। ये क्या है? ppm क्या है? ppm कहने का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि कुछ हमारे कंपोनेंट्स के जो पार्ट है, द नंबर ऑफ ए पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट are dissolved in total number of component। मतलब जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है उसमें कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं? डिसॉल्व किए रहते हैं। उसको मैं क्या बोलता हूँ? और ये भी समझिए, वो जो डिसॉल्व जो की जाती है वो 10⁶ का मल्टीपल के साथ की जाती है। उसी को मैं क्या कहता हूँ? पार्ट्स पर मिलियन। उसको लिखा जाए। पहले इसको मैं फॉर्मूले के इस में लिख देता हूं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व इन टोटल नंबर ऑफ जो टोटल जो नंबर है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट में, उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट को मैं क्या करता हूं? डिसॉल्व करता हूं विद मल्टीपल इन 10⁶। ये मेरा क्या हो गया? पार्ट्स पर मिलियन का ये पॉइंट हो गया। अच्छा ये बताइए कि क्या मेरा ये पार्ट्स पर मिलियन जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो ये हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट में जो डिसॉल्व किया जाता है उसके अनुसार ये हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब इसको डिफाइन कैसे करूंगा? ppm को मैं डिफाइन कैसे करूंगा? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट
are dissolved in per unit total number of parts of components which multiply is 10 to the power 6. ये है हमारा पीपीए मेथड. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट आर डिसॉल्व्ड इन द पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट विथ मल्टीपल 10 टू द पावर 6. जो हमारे ये टोटल 10 टू द पावर 6 के मल्टीपल में जो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट को टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट में डिसॉल्व किया हूं. सपोज कीजिए आपके पास 20 कंपोनेंट टोटल है, उसमें मैं 5 कंपोनेंट को डिसॉल्व किया हूं 10 टू द पावर 6 के मल्टीपल के साथ. वही मेरा क्या है पार्ट्स पर मिलियन. मतलब कि कितने कंपोनेंट्स के पार्ट टोटल कंपोनेंट्स के पार्ट में डिसॉल्व है इन 10 टू द पावर 6. और ये बताइए पार्ट्स पर मिलियन जो है ये क्या है? इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. आप कहिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है. ये बताइए कि कहीं इसके वॉल्यूम की चर्चा किया गया है? कहीं नहीं किया गया. और बात है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट जो आएगा वो किसी का वेट पे ही तो आएगा ना. उस कंपोनेंट का तो वेट ही तो होगा ना. और ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट है जो कि पूरे हमारे वेट में है. और उसी वेट के अंदर कुछ वेट को मैं डिसॉल्व किया जा रहा है विथ मल्टीपल 10 टू द पावर 6 के साथ. तो वो क्या है हमको क्या बताता है? पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करने के लिए बताता है. मैं आज यहीं तक मैं रहने देता हूँ. प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें. और जहाँ तक हमें उम्मीदें हैं कि इसमें आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप नोट करके डालें. जहाँ तक मुझे होगा मैं वहाँ तक आपके लिए हेल्प करूँगा.